प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण या साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आमंड और पावल के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में अनवरत चलती रहती है। इसी प्रकार एलन बॉल राजनीतिक समाजीकरण को ऐसी शिक्षा मानते हैं जो मनुष्य के बचपन तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि संपूर्ण जीवन तक चलती रहती है। इस प्रकार समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण की निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया में अनेक तत्वों की भूमिका रहती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समाजीकरण की जो विवेचना की गई है और राजनीतिक समाजीकरण के जो दो रूप प्रकट और अप्रकट सामने आए हैं, उनसे नितांत स्पष्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण के विविध अभिकरण हैं और ये अभिकरण जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र तक विस्तृत हैं। इन अभिकरणों के माध्यम से कभी तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सहज स्वाभाविक रूप से अर्थात अप्रकट रूप से चलती रहती है, लेकिन अनेक बार राजनीति से जुड़े अभिजन वर्ग द्वारा छल योजना के आधार पर राजनीतिक समाजीकरण को एक विशेष दिशा देने का प्रयत्न किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला है परिवार। परिवार जिसे परंपरागत रूप से नागरिकता की प्रथम पाठशाला द फर्स्ट स्कूल ऑफ सिटीजनशिप कहा जाता है, राजनीतिक समाजीकरण का निश्चित रूप से न केवल प्रथम वरन सर्वोच्च महत्व का अभिकरण है। परिवार बच्चे के जीवन का पहला समूह है जिसके अभिन्न अंग के रूप में बच्चे का विकास प्रारंभ होता है। परिवार का महत्व इस कारण भी है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही समय सीखने के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार में अप्रकट रूप से प्रारंभ होती है। बच्चा सर्वप्रथम माता पिता की सत्ता के संपर्क में आता है और यहीं से उसकी सत्ता के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित होता है। आदेशों का पालन या विरोध, श्रद्धा भावना या व्यवस्था के प्रति उदासीनता की नींव यहीं पर रखी जाती है। परिवार में सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया है अथवा परिवार का मुखिया अकेला ही निर्णय लेता है और निर्णयों को लागू किस प्रकार किया जाता है आदि बातों का बच्चों के मानस पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का प्रारंभिक अनुभव बच्चे की राजनीतिक क्षमता में वृद्धि कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान का बुद्धि चातुर्य प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके वयस्क होने पर राज्य व्यवस्था में उसकी सक्रिय भागीदारी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके नितांत विपरीत यदि बच्चे के प्रारंभिक जीवन में विरोध भावना जन्म ले ले तो स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले आज्ञा पालन के पाठों का उस पर कोई असर नहीं होता। अधिक राजनीतिक चेतना वाले कुछ देशों में तो परिवार प्रकट राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं और व्यक्ति का राजनीतिक दल भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही निर्धारित हो जाता है। वीओ के शब्दों में अमेरिकी बच्चे बाल्यकाल से ही रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। रॉबर्ट लैन 3 रीतियों का उल्लेख करते हैं जिनके माध्यम से एक बच्चा परिवार में ज्ञान प्राप्त करता है। पहला है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धांतीकरण, दूसरा बच्चे का एक विशेष सामाजिक स्थिति से संपर्क, तीसरा बच्चे की मनोवृत्ति का उद्देश्यपूर्ण निर्माण। दूसरा अभिकरण है समाजीकरण का स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार से निकलकर बच्चा स्कूल में ही प्रवेश करता है और स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं प्रकट अथवा अप्रकट दोनों ही रूप में राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करती हैं। यद्यपि इस स्थिति में कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन सामान्य बात यह है कि औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्ति व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण की दिशा में अधिक प्रमुख लेकिन अशिक्षित व्यक्ति कम प्रमुख भूमिका को निभाता है। आमंड एवं वर्मा ये विश्वास करते हैं कि जितनी अधिक एक व्यक्ति की शिक्षा होगी उतना ही अधिक उसे राजनीतिक ज्ञान होगा और राजनीतिक एवं सरकारी प्रक्रिया को समझ पाएगा। राजनीति में वह सक्रिय होगा और उसमें राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी। यही कारण है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इतिहास और नागरिक शास्त्र आदि विषयों के पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में देश के प्रति निष्ठा और कानूनों के पालन की प्रवृत्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान तथा संविधान के प्रति भी श्रद्धा भाव उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है।
स्कूल बच्चों को राजनीतिक खेल के अलिखित नियम सिखाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की संस्थाएं व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में परोक्ष अनुभव प्रदान करके राजनीतिक समाजीकरण की दिशा में विशेष सहायता देते हैं। स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों के हमजोली समूह या मंडलियां भी राजनीतिक समाजीकरण की दिशा में प्रभावी होते हैं। मायरन वीनर, जिन्होंने भारतीय राजनीति का बहुत व्यापक अध्ययन किया है, भारत में समाजीकरण की प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों की भूमिका का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यदि विश्वविद्यालयों के अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का विकास कर लें जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकें, तो विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या तो दूर हो जाएगी, वे विद्यार्थियों को राजनीति और सार्वजनिक नीति के बीच संबंधों के विषय में भी शिक्षित करेंगे तथा एक लोकतांत्रिक समाज के वयस्क नागरिकों के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता को विकसित करेंगे। तीसरा है स्वैच्छिक समूह। राजनीतिक समाजीकरण के प्रसंग में परिवार और स्कूलों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोविनोद के क्षेत्र से जुड़े औपचारिक और अनौपचारिक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हमजोली या लंगोटिए समूह इस कार्य को संपन्न करते हैं। इस प्रकार के अनौपचारिक समूह मित्र मंडली के रूप में सर्वत्र विद्यमान होते हैं। परिवार और स्कूल में सीखी गई बातों पर इन समूहों में खुलकर चर्चा होती है। सर्वप्रथम इन समूहों में ही बालक अपने विचार बनाता और विचारों के आदान प्रदान की कला सीखता है। इन अनौपचारिक समूहों का स्थान आगे चलकर औपचारिक समूह ले लेते हैं। मजदूर संघ, कृषक संघ, सरकार, कर्मचारियों के संघ और उद्योग मंडल, परंपरागत समाजों में जाति संघ और धार्मिक संगठन, मनोविनोद और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए समूह अपने सदस्यों के राजनीतिक विषयक विचारों का निर्धारित करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में भागीदारी या हड़ताल में भाग लेना नियोक्ता और कामगार दोनों के लिए ही समाजीकरण के शक्तिशाली अनुभव सिद्ध हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक समूह समान हितों पर आधारित होते हैं, सलाह मशवरा करने के सर्वोत्तम स्थल होते हैं और इस कारण राजनीतिक समाजीकरण में इनका विशेष हाथ होता है। इन स्वैच्छिक समूहों में ही यह विचार बनते हैं कि क्यों और किसको वोट देना है, शासन के कार्यों का विरोध करना है या उन्हें समर्थन देना है। अनेक विकासशील देशों में तो व्यक्तियों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़े धार्मिक समुदाय राजनीतिक समाजीकरण को निर्णयात्मक दिशा देने वाले अभिकरण बन गए हैं। चौथा है जनसंचार के माध्यम। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि जनसंचार के माध्यम लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये माध्यम न केवल तत्काल घटित और विशिष्ट राजनीतिक घटनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि नागरिकों के राजनीतिक विचारों के निर्धारण में भी कभी कम और कभी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। वर्तमान युग में तो जनसंचार के साधन व्यक्ति के जीवन पर छा गए हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों की सरकारें अपने नागरिकों के राजनीतिक अभिमुखीकरण को इन साधनों के माध्यम से विशेष सांचे में ढालने का प्रयत्न करती है। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में तो जनसंचार के माध्यम से वे ही सूचना प्रदान की जाती है और उसी रूप में सूचना दी जाती है जैसा कि सर्वोच्च शासक वर्ग चाहता है। विशेष विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने नागरिकों में विचारधारा विशेष का प्रचार प्रसार ही नहीं करती, बल्कि नागरिकों में इन विचारधारा के लिए विशेष प्रतिबद्धता और लगाव पैदा करने का भी कार्य करती हैं। अनेक विकासशील देशों में संचार साधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करके सर्वोच्च शासक की छवि को चमत्कारिक और भव्यता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिससे जन सामान्य बिना किसी विचार के अनुसरण की स्थिति को अपना ले। इसके अतिरिक्त सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनसंचार के साधन विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े राजनीतिक मूल्यों को सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्तियों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बनी रहे, अतः सरकारें जनसंचार के माध्यम से लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों की सीख देती रहती है। पांचवी है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। ये दल राजनीतिक समाजीकरण का कार्य दोहरे रूप में करते हैं। सत्ता प्राप्ति राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य होता है, अतः एक ओर तो वे राजनीति को व्यक्ति के घर की चौखट तक ले जाते हैं और दूसरी ओर वे सामाजिक व्यक्ति को घसीटकर राजनीति में ले आते हैं।
राजनीतिक दलों को प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में सक्रिय देखा जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी होती है, अतः प्रत्येक राजनीतिक दल लोगों का ऐसे ढंग से समाजीकरण करता है कि व्यक्ति उस दल के अनुरूप ही राजनीतिक विचारों को अपना ले। चुनाव के समय तो राजनीतिक दल अपने इस कार्य में जी जान से जुट जाते हैं। राजनीतिक दलों के कारण समस्त वातावरण राजनीतिमय हो जाता है और राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। राजनीतिक दल कभी तो विद्यमान राजनीतिक संस्कृति को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं और कभी राजनीतिक संस्कृति के विद्यमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की चेष्टा भी करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन की स्थिति में तो राजनीतिक दलों की राजनीतिक समाजीकरण को लेकर भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिनायकवादी और सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत खुले रूप में तो केवल शासक दल को ही कार्य करने की अनुमति होती है। यहाँ राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दलों के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करनी होती, लेकिन ये शासन के साथ जुड़कर अनेक कार्यों का संपादन और निष्पादन करते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसार करके राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट के रूप में सकारात्मक भूमिका इस प्रकार की शासन प्रणालियों में ये राजनीतिक दल निभाते हैं। छठा समाजीकरण का आधार है शासन और राज व्यवस्था से प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्येक व्यक्ति कम या अधिक मात्रा में शासन और राज व्यवस्था से प्रत्यक्ष संपर्क में आता है और अंततोगत्वा तो शासन और राज व्यवस्था से वह प्रत्यक्ष संपर्क ही उसके राजनीतिक समाजीकरण को दिशा देता है। परिवार और स्कूल व्यक्ति को राज व्यवस्था के प्रति चाहे कैसे ही रचनात्मक विचार क्यों न प्रदान करें, व्यवहार में जब व्यक्ति कार्य करने को अपनी योग्यता के बावजूद लंबी बेरोजगारी भुगतता है, उसे रोज रोज राशन की लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है, अथवा जब वह सरकारी अधिकारियों से उपेक्षा का व्यवहार पाता है तो व्यवस्था के प्रति उसकी आस्था को आघात पहुंचता है। इससे भी आगे यदि उसे पुलिस के हाथों यातना भुगतनी पड़े या घोर राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का सामना करना पड़े तो वह समस्त व्यवस्था के प्रति विद्रोही की भूमिका को अपना लेता है। राज व्यवस्था से जुड़े विशेष राजनीतिक अभिजन के साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक संपर्क संपूर्ण व्यवस्था के प्रति उसके दिग्विन्यास को निर्धारित करते हैं। जब व्यक्ति शासक वर्ग की कथनी और करनी में भेद देखता है तो विशेष रूप से इस स्थिति के कारण जब उसे कष्ट पहुंचता है, तब राज व्यवस्था के प्रति अविश्वास उसके स्वभाव का अंग और आधार बन जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त भी राजनीतिक समाजीकरण के अन्य कुछ अभिकरण होते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक समाजीकरण में प्रतीकों की भूमिका का उल्लेख किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, मई दिवस परेड, राज्याभिषेक और राष्ट्रपतित्व का उद्घाटन, मार्क्स, लेनिन और गांधी की जयंतियां राजनीतिक समाजीकरण की दृष्टि से आयोजित अवसर और राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के ही अंग हैं। उपयुक्त अभिकरणों में कौन अधिक प्रभावी होगा और कौन सा कम प्रभावी, यह राज्य व्यवस्था की प्रकृति और उस देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है।